सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये कोई व्लॉग नहीं है, आज मैं करने वाली हूँ पापा का इंटरव्यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पापा से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले पापा आप अपना इंट्रो कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। पापा आज हम आपसे करने वाले हैं कुछ इंटरव्यूज़। हम आपके बचपन के बारे में आपसे पूछेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं बचपन से। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका जो बचपन है वो किस तरह का गुजरा और आपका बचपन कैसा गुजरा, ये बताएं। बचपन बेटा मेरा अच्छा गुजरा है, लेकिन बचपन में ये था कि आप लोगों से मुख्तलिफ था मेरा बचपन। वो ऐसे था कि मैं जब छोटा था, 4 साल का था मैं 84 में, तो मेरी मामा की डेथ हो गई। सबसे छोटा था बहन भाइयों में मैं। तो बहन भाई सबसे बड़े थे, 4 भाई, हम 5 भाई हैं, एक बहन है। तो मैं सबसे छोटा था। तो उनकी डेथ हो गई, बस फिर मैं अकेला रह गया। फिर मेरे अब्बू ने काफ़ी स्ट्रगल की, मेरे जैसे बच्चे छोटे होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं गुजरांवाला चला गया। मेरी खाला थी वहाँ पे, वो मुझे अपने पास ले गई। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने बड़ी मेरी केयर की। और वहाँ पे जो दिन गुजारे ना मैंने गुजरांवाला में, तो हम लोग थे बेसिकली जेलम के रहने वाले। तो जो गुजरांवाला में लोग रहते हैं उनकी और हमारी जो लैंग्वेज है ना, उसमें बड़ा फ़र्क है, चेंज है। तो वो जब मैं बच्चों में खेलने के लिए जाता था बाहर, तो वो बड़ा मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कैसी जंगलियों की तरह बात करता है ये वो। तो वो फिर बड़ा मैं डिसहार्ट होता था कई दफ़ा। तो काफ़ी मतलब मैं साल 2 तो मेरे लैंग्वेज सीखने में लग गए। और बड़ा यानी मेरा ना वो क्रिटिसाइज़ करते थे मुझे, वहाँ के बच्चे जो थे। तो बहरहाल ऐसे कोई इतना ख़ास बताने लायक नहीं है बचपन के। बड़ा कोई खूबसूरत बचपन था ऐसा नहीं है। तो बस गुजर गया ऐसे ही। अच्छा, मतलब बेसिकली पापा लोग जो है वो जेहलम में रहते थे और जो हमारे मामा मतलब जो हमारे नान के हैं वो गुजरांवाला में होते थे। तो पापा जो है फिर नानू लोगों के पास चले गए थे, क्योंकि जब पापा छोटे से थे तो हमारी जो दादी हमारा फोत हो गई थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो खैर अच्छा, तो आपको तो पापा फिर दादी अम्मा के मतलब काफ़ी कुछ याद भी नहीं होगा कि दादी अम्मा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनके पापा काफ़ी छोटे थे, तकरीबन 4 साल के थे आप जब दादी अम्मा फोत हो गई थी। तो फिर पापा गुजरांवाला चले गए थे। अच्छा खैर, तो फिर आप ये बताएं कि आपको जो बचपन की आपकी सबसे इमोशनल स्टोरी तो यही होगी जब दादी अम्मी फोत हुई। तो आपको याद है कि तब क्या हुआ था, दादू अम्मू को क्या हुआ था? दादू नहीं, मुझे उनकी जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना बेटा, वो दिन तो मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मैं बच्चा था, मुझे बताते हैं भाई और बहन और अब्बू लोग कि वो मुझे पकड़ के अम्मी के पास लाते थे कि अम्मी का चेहरा देखो या मिल लो या कुछ। तो मैं बार खेलने चला जाता था। मतलब मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई, इसके बाद मैं उनको कभी मिल नहीं पाऊँगा। तो ऐसा कोई मेरे जहन में सीन नहीं था। तो मैं बच्चों की तरह बाहर खेल रहा था, वो फिर मुझे पकड़ के लाते थे, अम्मी के पास बिठाते थे, लेकिन फिर मैं निकल जाता था। तो मतलब उनका चेहरा या उनकी कोई बात मुझे याद नहीं है अपनी माँ की, किसी किस्म की कोई भी मुझे ऐसा कोई ना उनकी कोई बात याद है, ना उनका चेहरा याद है, और ना ही उनकी जो डेथ वाला दिन था वो भी मुझे याद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे जो बड़े मुनासिर हैं, जब उनकी डेथ हुई थी, तो आपको कुछ याद है कि? हाँ, वो तो मेरे हाथों में डेथ हुई ना उनकी। वो तो अभी की बात है, 2008 की बात है। वो तो बड़ा गमगीन दिन था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का, कि वो तो मेरी गोद में उनकी डेथ हुई। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मतलब वो सहना। 2008 में हार्ट अटैक आया था ना? हार्ट अटैक आया था। आर्मी में थे आप, बहन भाइयों में से सिर्फ आप और बड़े वो साजिद नहीं थे ना आर्मी में? हाँ, बाकी सब आर्मी में थे। तो क्या हुआ था उनको? हार्ट अटैक कैसे आया? मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक थे। और स्कूल में उन्होंने बच्चों की वैन वगैरह रखी हुई थी। तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, वापस आए तो हल्की हल्की पेन हो रही थी उनको सीने में, चेस्ट में। तो उन्होंने कहा जी, वो कुछ दवाई वगैरह डॉक्टर ने दी, तो उन्होंने ली। फिर घर में पड़े रहे आधा घंटा 1 घंटा। तो फिर बाद में हमने कहा चलो इनको डॉक्टर को दिखाते हैं जाके। तो जहाँ पे हम गांव में रहते हैं उधर पास ही एक फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल था, अभी वहाँ पे स्कूल बन गया। तो वहाँ पे हम लोग उनको लेके गए, खुद डॉक्टर के पास चल के गए वो वहाँ पे। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो कहते हैं इनकी हालत ठीक नहीं है, ज़्यादा सीरियस है, तो आप ऐसा करें इनको ये जेलम ले जाएं या उधर हमारे यहाँ पिंडादन खाना वहाँ ले जाएं।
तो उसकी नौबत नहीं आई। बस थोड़ी देर बाद उधर ही वो कमरे में थे और मैं था उनके पास। वैसे भाभी भी पास थी, अब्बू भी थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन वो बाहर खड़े थे, मेरी गोद में उन्होंने सर रखा हुआ था। तो बस मेरी गोद में ही उनका मतलब उनकी डेथ हो गई। और यकीन करो बेटा कि मैं 4-5 दिन सो नहीं पाया। मतलब उनका चेहरा वो सब मेरी आंखों में था। तो बड़ा वो दुखी और गमगीन दिन था मेरे लिए। मैंने बड़ा मुश्किल से सब्र किया। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी किसी वक्त मर जाऊंगा दुनिया में, मतलब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, इतना गमज़दा था मैं। लेकिन अल्लाह ने सब्र दिया बस। तो ये बहन भाइयों का गम अल्लाह पाक किसी को ना दे। तो आपकी जो बचपन की स्ट्रगल है, जैसे कि मतलब आप पहले जेहलम में थे, फिर आप कितने साल के थे जब आप गुजरांवाला चले गए, और फिर वहाँ पर आपकी लाइफ कैसी थी और सारा जो आप करते थे वहाँ पर? मैंने बताया ना, जब मैं 4 साल का था उस वक्त मतलब 5 साल की उम्र होगी मेरी, जब मैं मतलब गुजरांवाला गया था। तो वहाँ पे मैंने फिर 1 क्लास से, उस वक्त हम कच्ची पहली बोलते थे, जैसे आप लोग अभी प्रेप और वो कुछ ऐसे बोलते हैं ना, उसको हम कच्ची पहली बोलते थे। तो वो मैंने वहाँ से लेके फिर 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ा। तो फिर मैंने वहाँ से 1990 में मेरा ख्याल में मैं वापस आया था, 1919 में। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। 5-6 साल मैं वहाँ पे रहा था और 5 क्लास से वहाँ से पास की मैंने अपनी खाला के पास, और फिर मैं वापस अपने घर आ गया। सही। तो फिर आप दुबई कैसे आए और कब आए, और मतलब दुबई में आके फिर आपकी क्या क्या स्ट्रगल हुई और सब कुछ? पहले आप ये बताएं कि आप दुबई कैसे आए और मतलब क्या हुआ? दुबई बेटा मैंने मैट्रिक किया था 95-96 में। अच्छा। तो जैसे मैट्रिक किया तो फिर जैसे गांव में तो कुछ करने को होती नहीं एक्टिविटी, बस लोग आवारा जैसे घूमते हैं, ऐसे हम भी एग्ज़ाम वगैरह दे के बस घूम रहे थे। तो पापा ने, बड़े भाईजान आपके बड़े अब्बू जो हैं, बड़े अब्बू साजिद और आपके फूफो उस वक्त इधर थी, उनको बोला भाई इसका वीज़ा भेजे। तो उन्होंने मेरा वीज़ा भेज दिया। तो बस फिर मैं दुबई आ गया। तो फिर दुबई में आपकी क्या स्ट्रगल थी? आपने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, या आपने क्या क्या काम किया ऐसे? नहीं, बिज़नेस तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया। आते ही मैं जब दुबई में आया था तो उस वक्त मैं एक एजेंसी सी तेल वाली, तेल वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में भी एजेंसियाँ होती हैं, यहाँ पे भी एजेंसी थी, वो डीजल का और ऐसा कुछ काम करते थे। उनके पास मेरी जॉब लगी। सैलरी तो मुझे याद नहीं है, 700 या 800 थी कुछ। साथ में मैं ऑफिस बॉय का काम करता था और साथ में मैं उधर डीजल डालता था। तो वो फिर मैंने तकरीबन सुबह यानी 1-2-3-4 किलोमीटर बनता था उनका तकरीबन, पैदल जाते थे, पैदल शाम को आते थे, 7 बजे छुट्टी होती थी। तो वो मैंने तकरीबन 2-3 साल वो काम किया मैंने। मतलब आप शादी से पहले ही दुबई आ गए? हाँ, शादी बेटा मेरी हुई थी 2004 में और मैं 1996 में दुबई में आया था। अच्छा। तो मतलब शादी से पहले ही आप दुबई आ गए थे? हाँ, शादी से पहले। तो पापा की पाकिस्तान में ही हुई थी। हाँ। तो फिर शादी मतलब जब आपकी हुई तो ऑफ कोर्स आपने अपनी अम्मी को तो मिस किया ही होगा कि? हाँ, बिल्कुल मिस किया था अम्मी को। 96 में मैं यहाँ पे आया था। फिर एक दफ़ा मैं गया 98 में वापस गया था, फिर वापस आए, फिर 2001 में, फिर 2004 में मेरी शादी हुई थी। लेकिन यह है कि अम्मी की याद आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब था। मेरे बहन भाई बड़े अच्छे अल्लाह ने मुझे दिए, उन्होंने कभी मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ पे भी आपकी फूफो थी, तो जब मैं आया था ना पाकिस्तान से, तो वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। हालांकि मैं काफ़ी बड़ा था, जवान हो गया था, तो वो मुझे अपने हाथ से ना खाना खिलाया करती थी। तो मतलब बड़ा प्यार करती थी। फिर जो आपके बड़े अब्बू हैं साजिद, इन्होंने बचपन से लेके तो अभी तक मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मतलब ये बड़ा मुझसे मोहब्बत करते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। सब भाई करते हैं, दूसरे भी, नासिर भाई थे, वो दूसरे बड़े अब्बू तारिक जो भी आए हुए थे, मसूद भाई, तो सब लोग माशाल्लाह मेरा बड़ा करते थे, मोहब्बत प्यार देते थे मुझे। भाभी मेरी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी मुझे। और ख़ास करके जो बड़े अब्बू साजिद हैं और पप्पो जी हैं, इन्होंने बड़ा मेरा ख्याल किया अम्मी की डेथ के बाद। तो बेसिकली बड़े अब्बू साजिद जो यहाँ पर होते हैं यूएई में, बाकी बड़े अब्बू तारिक जो भी रिसेंटली दादा अब्बू के साथ आए थे, और बड़े अब्बू मसाउद तो काफ़ी टाइम पहले ही पाकिस्तान चले गए ना, वो भी इधर ही थे, पहले आर्मी में थे। हाँ जी। आप दादा अब्बू से कितने साल बाद मिले? मतलब आप तकरीबन आए थे तो कितने साल हो गए आप? बहुत टाइम हो गया था। मैं जब आया था तो फिर मैं स्ट्रगल में लगा रहा अपने बिज़नेस के, तो मेरे ख्याल में 10-12 साल बाद, 13 साल बाद मिला था।
तो मामा लोग को आपने कभी तो दुबई में बुलाया? मामा लोगों को बुलाया था 2009 में। मतलब हाँ 2009 में बुलाया था, क्योंकि 2004 में शादी हुई थी। फिर मैं पाकिस्तान में था, वहाँ पे हम घर बार बना रहे थे अपना, वो बन गया। फिर मैं आता जाता था, विज़िट पे आ रहा था, जा रहा था ऐसे ही, मतलब दुबई में। तो फिर मैं मतलब आ रहा था, फिर क्योंकि फैमिली पाकिस्तान थी, फिर चला जाता था। फिर प्रॉपर 2008 पे मैं आ गया यहाँ पे। तो फिर 2009 में आपकी अम्मी को बुला लिया। उस वक्त माँ जो है, जो आपकी बड़ी बहन है आपसे, वो तकरीबन जब वो आई थी यहाँ पे, उसकी उम्र कोई 6 महीने थी जब वो यहाँ पे आई थी। तो जैसे आप उस दिन अभी हम गाड़ी में बैठ के बता रहे थे कि वो जब कुल क्या कहते हैं उसको, गोले देने आते थे, तो आइसक्रीम जिसको आप बोलते हैं, फनी जो आप क्या कहते हैं उसको? नहीं वो था ना, वो हम बच्चे थे ना, तो उस वक्त हमें पैसे नहीं मिलते थे ज़्यादा। तो अभी आप लोगों को तो माशाल्लाह ज़्यादा, आपके बाप के पास तो पैसे हैं, हमारे बाप के पास तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। तो वैसे भी हमें मिलते कम थे पैसे ना। तो हम लोग जो है वो उधर वो मतलब एक गोला होता था बर्फ़ का, उसके ऊपर वो कलर वगैरह डाल के ना वो देते थे। तो 1 दरम का आई थिंक 1 रुपये का पाकिस्तानी मिलता था वो, तो हम लोग लेते थे 1 रुपये का। तो फिर जो भी छोटे छोटे बहन भाई होते थे ना साथ, वो बोलते थे मुझे भी दे दो चूसा, एक मुझे दे दो चूपा, दे दो चूसा दे दो। तो वो सब के आगे करना, हमने फिर ऐसे वो करना। तो अच्छा, सही है। हाँ, खैर पापा की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब आपकी 4 बेटियां पैदा हुई, मतलब जब 4 बेटियां पैदा हुई, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि यार 4 बेटियां पैदा हो गई हैं, बेटा नहीं हुआ, या खानदान वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं, ख़ानदान वालों को तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अगर माँ होती हुई शायद बातें करती या कुछ ऐसा। ख़ानदानों ने तो कभी कोई बात नहीं की। और ज़माने वाले वैसे फिर रिश्तेदार करते भी रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आप चौथे नंबर पे आई थी। तो मैं हर दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता था, क्योंकि बेटियां रहमत होती हैं। जिस घर में भी अल्लाह पाक बेटी देता है ना, उसको अल्लाह पाक पता कुरान में क्या कहते हैं? अल्लाह कहता है जिसको मैं बेटा देता हूँ ना, तो उसको मैं कहता हूँ कि जाओ अपने बाप का सहारा बनो, और जिसको मैं बेटी देता हूँ उसका मैं सहारा खुद बन जाता हूँ। तो हमेशा जो बेटियाँ हैं ना, ये अल्लाह की रहमत होती हैं, और अल्लाह ने बड़ी बरकत मुझे दी और सबको दी अल्लाह ने, जिनको बेटियाँ दी हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों से प्यार करें, और बेटियों को ख़ास करके बहुत प्यार करना चाहिए। मतलब फर्स्ट बेटियां और सेकंड प्रायोरिटी हमारे बेटे होने चाहिए। तो हमेशा मैंने बेटा, आप लोगों को आपको पता ही है, मैंने आप लोगों को हमेशा अपने, हालांकि बच्चे 2 बेटे बाद में हुए आपके भाई, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को फर्स्ट रखता हूँ, उनको सेकंड रखता हूँ अपने बच्चों को। और उनको भी बोलता हूँ कि कल अगर मैं दुनिया में ना भी हूँ तो आपने अपनी बहनों का ख्याल रखना है, और जो इनके मुँह से निकले जो आप पूरा कर सकते हो, इनको पूरा करना। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हर माँ बाप का दिल करता है, हर माँ बाप यही चाहता है, और हर माँ बाप करता है अपने औलाद के लिए। तो मैं परेशान नहीं हुआ कभी भी। सही है। अच्छा, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे शौक था ब्लॉगिंग का, तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो आपने तो मुझे इजाज़त दे दी कि ब्लॉग्स बना लो। फिर होता है ना कि ऐसे ख़ानदान वाले बातें करते हैं कि नहीं बेटी को नहीं आना चाहिए ये वो, तो आपको क्या बातें सुनने को मिली कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की? बातें बेटा करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, अभी भी करते होंगे, कुछ मुंह पे करते हो, कुछ बाद में करते होंगे। असल में ना बात ये है बेटा कि जो औलाद होती है ना, उसको कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों ने खुद देना होता है, चाहे बेटी है या बेटा है। अगर आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना, तो घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो वो कामयाब नहीं होंगी। तो आपको मैंने यही बोला बेटा कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, कोई इस किस्म का नहीं हो। अपने घर में रह के आप अपने जो भी आप करना चाहते हो, आपकी दूसरी बहनों को भी मैंने बोला हुआ है कि जो आप करना चाहते हैं आप करें। ख़ानदान को या लोगों की जो बातें हैं उनका फेस करना मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन एक बात है कि इज़्ज़त पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, या ऐसी कोई जो आपको मैंने तरबियत दी हुई है कि उस किस्म की कोई बात ना हो। मतलब तो बाकी आपको जो दिल करता है आप वो कर सकते हैं। तो बाकी ख़ानदान के लोग या रिश्तेदार या दूसरे लोग या ज़माने वाले बेटा बातें करते रहते हैं, तो अगर आप उनकी परवाह करेंगे या किसी की, तो फिर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो जो आपका शौक़ होता है, देखिए आपका शौक़ था तो आप कर रही हैं, तो अगर आपके शौक़ के ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो फिर वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दब जाएगी अंदर। तो हमेशा माँ बाप को चाहिए कि जो बच्चों की ख्वाहिश होती है या उनकी जो भी वो चाहते हैं वो उनको करने देना चाहिए।
तो खैर जब मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो हुआ था ऐसे, काफ़ी लोगों ने बातें की थी, बट पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी व्लॉगिंग करो, मैं हूँ अभी, मैं देख लूँगा। अच्छा खैर, अभी जब बिज़नेस आपने कैसे, जब ये आपका भी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ है हमारी माशाल्लाह से 8 कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ है और साथ में ट्रांसपोर्ट की कंपनीज़ हैं, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या आपने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया? आपका जो फर्स्ट काम था वो आपने क्या किया था? काम बेटा मैंने सारे किए यूएई में, क्योंकि कामयाबी जो है ना ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस उम्र में मिली है ना, समझे, अब इस उम्र में आके आप लोगों ने ये बचपन में ही आपने देख ली हैं, वो चीज़ें हमें 40-50 साल के बाद मिली हैं। मतलब ये जो लाइव आप इंजॉय कर रहे हो ये हमें अभी मिली है और आपको पैदा होते ही मिल गई है। तो उसके लिए जो है ना वो कुर्बानी देनी पड़ती है किसी न किसी को। तो हम लोग जो है बेसिकली गांव के रहने वाले थे, हमें ये चीज़ें नहीं मिली। कोई इंसान भी जब ठान लेता है ना कि मैंने अपनी औलाद को साइशें देनी है, गरीब पैदा होना जो है ना वो आपका जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपका जुर्म है। तो जो भी इंसान मेहनत करता है, या अल्लाह का रहमत इंसान की सबसे बड़ी बात है कि जो अल्लाह की रहमत है ना वो आपके साथ हो, अल्लाह का करम आपके साथ हो, और फिर आपकी मेहनत और ये सेकंड चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह की जब रहमत हो जाती है तो फिर सारे काम ही बेटा सीधे हो जाते हैं। तो दूसरा ये है कि कभी किसी का हक़ ना खाएं, गरीब का हक़ ना खाएं, किसी की बद्दुआ न लें किसी बंदे की। जो आपके पास वर्कर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो भी, उनके भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं पीछे, उनके मतलब सारा कुछ उनका हक़ जो है उनको टाइम पे मिलना चाहिए, टाइम पे देना चाहिए, या उनका कम से कम लेट सवेर भी हो जाती है। जैसे कभी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, सैलरीज में लेट सवेर हर जगह पे होती है, लेकिन कभी ये ना सोचा कि हम किसी का हक़ खा जाएंगे, किसी को देंगे नहीं। जो भी जिसका हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। तो जब आप किसी का हक़ किसी तक पहुँचाते हैं ना बेटा, तो फिर आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी का हक़ खा जाऊँगा तो फिर अल्लाह आपको कभी कामयाबी नहीं देता। तो आप दूसरों का हक़ दूसरों तक पहुँचाएँ, जो जिसका हक़ है। जो आपके माल में ज़कात है वो ज़कात निकालें, जो गरीबों का हक़ है गरीबों को दें, जो आपके वर्कर हैं वो उनको दें, तो अल्लाह आपके काम में बरकत देता है। अच्छा गाइस, अभी हम लोग पापा से पूछते हैं कि पापा ने शादी की है, पापा की अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? जो लव मैरिज होती है ना बेटा, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। अच्छा, ठीक है। जो अरेंज मैरिज होती है ना उसमें आपको कभी कभी बड़ा अच्छा छक्का लग जाता है, जैसे मेरा लग गया, तो उसमें अच्छी वाइफ मिल जाती है। तो आपकी जो अम्मी जी हैं, आपकी मदर है, उन्होंने भी तो आपको पता है बड़ा साथ दिया मेरा हर जगह पे, दुख सुख में, परेशानियों में, खुशियों में, तो उनका भी बड़ा हाथ है साथ में। तो जब आप माँ बाप की पसंद से शादी करते हो ना, तो उसमें कभी कभी नहीं, हमेशा ही आपको अच्छा ही छक्का लगता है, मतलब सही मिल जाते हैं। तो मतलब जो है, बाकी जब शादी हो जाती है तो मोहब्बत तो वही होती है ना जो शादी के बाद इंसान करता है। तो मियाँ बीवी की हमेशा मोहब्बत है भी हमारी दोनों की, और होनी भी चाहिए। जिनके दरमियान में मोहब्बत नहीं होती ना वो घर नहीं बसते, और वो उजड़ जाते हैं वो घर। तो अगर किसी जगह भी अगर कोई मसाइल पैदा हो जाए या कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इट्स मीन कि वो घर कभी बस नहीं सकता है। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि जिस जगह भी आपकी शादी होती है, चाहे औरत है मर्द है, तो उनसे मोहब्बत हो भी जाती है और होनी भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे, मोहब्बत से नहीं रहेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे बेटा, फिर आपका घर नहीं बच सकता और आप चल भी नहीं सकते। इसका मतलब आप लोग की मतलब लव मैरिज हुई है क्या? अरेंज एंड लव मिक्स, सब कुछ मिक्स ही है। तो दरअसल नाना असल में बचपन हमारा इकट्ठा गुजरा ना आपकी अम्मी के साथ मेरा, मैं उधर ही था। तो मैं जब वहाँ पे गया तो बस आपकी अम्मी को उसी वक्त से मुझसे लव हो गया। दरअसल आपने बताया कि पापा जब 5 साल के थे तभी पापा गुजरात चले गए थे नानू लोगों के पास, तो पापा और मामा 5 साल की उम्र से मोहब्बत है आपकी अम्मा को मुझसे, और अभी तक है। हाँ, इतनी लंबी मोहब्बत ऐसे ही चलती रहे। तो खैर पापा से आज हमने इंटरव्यू किया, पापा और मेरा भी हौसला है इतनी लंबी मोहब्बत के बाद। आपको शुरू से लव नहीं था मामा को? हाँ, मामा को बहुत ज़्यादा लव था, मैंने बर्दाश्त किया वो लव, तो मेरी बर्दाश्त है।
इतना लव मैंने बर्दाश्त किया है, पापा की शादी के बाद हुआ, मामा को बचपन से हुआ? बचपन से हुआ है। अच्छा, पता नहीं बचपन तो पहले थी। सही है। तो मतलब आपका इनके साथ क्या रिश्ता था? मतलब नानो जो है वो आपकी खाला लगती है? जो आपकी नानी है, मैं ना, वो मेरी खाला की बेटी है। अच्छा, कजन है आप लोग सगे? हाँ, वो मेरे कज़न है, जो इनकी आपकी अम्मी की वालदा है ना, अच्छा, वो मेरी कज़न है, समझे, खाला की बेटी। लेकिन मैं जो ये एक ही घर में रहते थे ना, तो मेरी जो खाला थी वो दूसरी थी। अच्छा, दूसरा। वो इनके जो ताया अबू है ना आपकी अम्मी के, उनके जो वाइफ थी उन्होंने मुझे पाला था। अच्छा, लेकिन ये भी उत्थे बेची बड़े हुए। हमारा एक ही घर होता था। हाँ मतलब साथ साथ ही घर हाँ, होते इकट्ठा थे? दोनों का एक ही था ना, मतलब दो भाई थे वो, तो ये दोनों इकट्ठे ही थे। सही है। वेज बचोला बनाया माना। अच्छा, तो पापा जी अब हम लोग पापा से करते हैं एक दूसरा सवाल कि मतलब जब हम पहले तो हम 4 बहनें पैदा हुई, उसके बाद जब उस्मान हुआ, मतलब 4 बहनों के बाद एक बेटा, तो आपकी क्या खुशी थी? आपकी मतलब क्या फील कर रहे थे कि मतलब माशाल्लाह 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है? और वो दिन जो है ना, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो बड़ा मेरे लिए खुशी का दिन था। वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जब आप लोग पैदा हुए वो भी तो अलग एक खुशी थी मेरी। लेकिन 4 बेटियों के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ना, बेटा, वो मैं उसके मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि कितना मतलब मैं खुश था। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और अल्लाह ने काफ़ी बड़ी ग्रैंड पार्टी भी की थी। हाँ, उस्मान जब 1 साल का हुआ हाँ, तब पूरी एक किस्म की, ऐसा लग रहा था पूरी शादी हो रही है। हाँ, पूरी मूवी बहुत सारे लोग बुला के, तो फिर उसका मैंने मतलब बर्थडे की जैसे पूरा मतलब खानदान ही आया ना, सब आए हुए थे। और काफी उसके अलावा और भी 150-200-300 आदमी थे सबके। तो वो फिर काफी बड़ी उस्मान की ग्रैंड पार्टी हुई थी जब उस्मान 1 साल का हुआ था। फिर जब अरसलान हुआ, मतलब अरसलान हुआ, तो फिर खुशी डबल हो गई। जब दूसरा तो हमेशा अल्लाह से मांगता था, भाई अल्लाह चलो 2 बेटे जो है वो, अल्लाह मेरी जो है वो, उनको 2 भाइयों को मतलब जब दूसरा बेटा पैदा हुआ, तो वो भी इंतहाई खुशी का दिन था मेरे लिए, बहुत ही खुशी का दिन था। आज मतलब मामा हमें भी बताती हैं कि मतलब हमने बड़ी दुआएं करके बेटे मांगे। हाँ, ऐसे ही है। अल्लाह से 2 बेटे मांगे हैं, मतलब हाँ। दो बेटे कामना करती थी वो अल्लाह ताला वो जोड़ी हाँ, आप तो मैं क्या करती थी छोटे होते, मामा बताती है, बट मुझे क्या, मैं छोटा आप नाम लेके चाहे अब्बू बेटा दे देता। हाँ, आप ऐसे लेके दो ऊपर दुपट्टा लेके, अल्लाह जी क्या बोलती थी? ऐसे दरवाजे में बैठ के ना, तो आप ऊंचा ऊंचा बोलती थी, अल्लाह ताला भाई दे दे, अल्लाह ताला भाई दे दे। मैं बोलती थी। हाँ, मैं कभी किसी ने नहीं बोला आज तक ना, जब ये पैदा तो आपकी आप ही नसीबों वाले 2 भाई लेके आई हो साथ। इन्होंने कभी नहीं बोला था कि अल्लाह ताला हमें भाई दे दो, या आप जब पैदा हुई हो ना, तो आप हमेशा डेली मतलब आपकी हाँ, यही था। बन गई थी, अल्लाह ताला भाई दे दे, अल्लाह ताला भाई दे दे। अच्छा, मुझे अपनी बचपन की कुछ बातें इतनी कुछ खास याद नहीं है। मामा लोग ही बताते हैं कि तुमने ऐसे किया, तो इतना दिमाग नहीं था ना बचपन में आपको। तो खैर, फिर आप हमें एक बात सुनाते हैं आप ही राबी की, कि जब ये छोटी होती थी आप इनसे छुप के बाहर निकलते थे, और जब ये आपको कहती थी कि मैं आपके पीछे मगर हाँ, मैं आप जिधर भी जाएंगे ना, मैं आपके मगर आ जाऊंगी। तो जो महक है ना, वो सबसे बड़ी हाँ, सबसे बड़ी, जब वो पैदा हुई थी ना, तो उसने बड़ा प्यार लिया मुझसे, मतलब सबसे ज्यादा पहली हाँ, वो पहली बेटी थी, फिर उसने बहुत मोहब्बत समेटी उससे। मतलब वो छोटी सी थी, 2-3 महीने की, तो वो मेरे अलावा सोती नहीं थी, बड़ी मोहब्बत ली। फिर ये राबी हुई माँ बाद में, वैसे साथ नहीं सोती थी ना वो, हाँ, मेरे सीने के ऊपर, हाँ, पेट के ऊपर, सोती थी। पेट के ऊपर सोती थी। फिर अल्लाह रहम आ गई, तो ये तो अभी 1 साल हुआ है मेरे साथ सोना, उसने छोड़ा है, बड्डी हो गई। मैंने कहा अब शर्म किया कर। तो ये अब इसको हम डालते थे ना दूसरे बेड पे, तो ये आके इसने मेरे पाँव पकड़ के ना, सुबह उठना तो मेरे पाँव पे सोई होती थी। ये जिधर भी जगह मिल जानी इसने आके घुस जाना अंदर। पापा कह रहे थे पाकिस्तान में जब होते थे ना, तो पापा अक्सर जब बाहर निकलते थे ना, या इधर, हाँ, इससे मैं छुप के निकलता था, इधर भी, छुप के हमारा निकलते वो थे। किचन वाला दरवाजा ऐसे बाहर की मतलब इधर भी उधर भी, तो ये इसको मेरे पीछे रहती थी ये। मुश्किल से जाती पापा छुप के निकलते थे कि ये मेरे पीछे आ रहे, तो जब पापा जा रहे होते थे ना, तो ये फिर पीछे आके बोलते थे कि मैं आपके मगर आ जाऊंगी। आप जिधर भी जाएंगे ना, आ जाता था, कितना भी पापा पापा निकल निकल रहे जाते थे बाहर। ना। मैं पूछता ना किधर आ रही हो, कहती मैं आपके मगर आऊंगी। आप जिधर भी जाएंगे। अच्छा, तो फिर चले, सबसे बड़ी बहन आपके सीने पे सोती थी या आपके पीछे आती थी? तीसरी वाली बहन महा क्या करती थी? महा जो थी ना, जब वो छोटी थी तो मैं दुबई आ गया था ना उस वक्त। फिर जब वो आई 1 साल की थी, तो वो भी बड़ा इसी तरह ना, उसको डांटते थे तो बोलती थी पहले प्यार से बोले फिर मैं आपके पास आऊँगी।
तो वो उससे थोड़ा भी ऊंचा बोलते थे ना तो वो गुस्सा करती थी, बोलती मैं नहीं आऊँगी, पहले आप प्यार से बोलें, पहले प्यार से बोलें, ऐसे करती थी वो। सही है। हाँ। तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे अपने बचपन की बड़ी स्टोरियाँ जो मामा लोग हमें सुनाते हैं। तो खैर मैं जो दुआएं करती थी तो मेरे 2 भाई भी आए हैं उस्मान आसमान, तो देखो गाइस मैं कितनी वो क्या कहते हैं नसीबों वाली। नसीबों वाली। हाँ बिल्कुल। गाइस अच्छा सवाल मेरी बहन ने मुझे बताया। तो आप मुझे ये बताएं, चले बेटों में से तो हम सबको पता है कि आप उस्मान से पापा का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पापा का उस्मान से बेटों में से, मतलब अरसलान से भी है पर पापा उस्मान से तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। बेटियों में आपका सबसे ज़्यादा किसके साथ है? सबके साथ है बेटा, बेटियां मैं ना किसी का नहीं कह सकता। आप सब मुझे ना एक दूसरे से बढ़ के प्यारे हो, 6 के 6 बहन भाई हैं आप सब मुझे, मतलब जैसे ये 2 आंखें हैं ना, कोई बंदा बोले कौन सी आंख प्यारी है तो ऐसे नहीं बता सकते। तो आप सबकी मतलब अपनी अपनी जगह है, लेकिन कोई एक बच्चा होता है ना जिससे मोहब्बत हो जाती है ऐसे ही, तो वो बस उस्मान से मेरी वैसी ही मोहब्बत है। हालांकि वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है ज़्यादा, वो अपने माँ के करीब है, और लेकिन मेरे उससे ज़्यादा लगाव है। मतलब वो रोता है ना या कुछ तो मुझसे वो नहीं देखा जाता, पता नहीं क्यों ऐसे उससे मेरी मोहब्बत है ज़्यादा। तो उसके नाम पे ही फिर मैंने कंपनी वगैरह भी बनाई हुई, हाँ कंपनीज के नाम से, तो उससे मेरी मोहब्बत ज़्यादा है। और अरसलान जो है वो तो मेरी जान है, वो भी पापा मेरा काका छोटा। उस्मान का दिलबर, हाँ दिलबर। अरसलान का क्या डाला आपने? जान। जान। मेरा गुड़िया, पापा मुझे प्यार से गुड़िया बोलते हैं, कभी मेरी अकला अली थी। और फिर सबसे बड़ी बहन है महक, धी रानी, धी रानी, उससे छोटी लारेब को शेरू, फिर उससे छोटी माहा परी, और फिर मैं गुड़िया, और फिर उस्मान दिलबर, और फिर अरसलान जान। तो ऐसा होता है कि पापा जो है ना वो सबके नाम डाले। अच्छा मामा, उस्मान ने सही सवाल किया, मामा किस प्यार से आप किस नाम से? ओ मामा रान दे मुझे, मामा का नाम। मामा वीडियो बना रही है, मामा पीछे बैठी। तो हमरा लड़ाई करवाएगी हमारी भी। क्या वो तो फिर बाद में इनको पता चलेगा। पापा प्यार से नहीं बुलाते, बस पापा प्यार करते हैं बड़ा, इन दोनों का आपस में काफ़ी है। तो खैर पापा से आज हमने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि पापा की लाइफ में क्या स्ट्रगल थी, ईच एंड एवरीथिंग। अब अगली बार इंशाल्लाह मैं पापा से बिज़नेस टिप्स के बारे में बात करूँगी। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप हमें, मतलब आपके बाबा की कंपनी में। अच्छा पापा एक ना पूछ रहे थे कि आपकी जो कंपनी है उसमें ड्राइवरी की कोई जॉब है अवेलेबल? हाँ, अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो तो हम ना भी हो ना हमें ज़रूरत तो हम रख लेते हैं। अगर कोई ऐसा जिसको ज़रूरत हो, या पाकिस्तानी ख़ास करके, या कुछ कोई भी हो जिसको ज़रूरत होती है, तो कोई मसला नहीं। उसको अगर कोई है तो उसको कॉन्टेक्ट नंबर बोले दे देंगे तो आ जाए, मसला नहीं है। ज़रूरतमंद हो तो रख लेंगे, मसला नहीं है। तो खैर फिर पापा से हमने किए सवाल जवाब, काफ़ी मज़ा आया पापा से सवाल जवाब करके। अब नहीं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पापा से बिज़नेस टिप्स के बारे में पूछेंगे। तो अभी पापा ऑफिस से आए थे तो मैंने पापा को बोला पापा अभी ऐसे ही तैयार है तो आप ऐसे बस बैठे हैं, हमने वीडियो बनानी है। तो फिर पापा कहते हैं चलो फिर बना लेते हैं। तो और मैंने रोटी दो फटाफट। अभी तक पापा ने रोटी नहीं खाई। पापा कहते हैं ज़रा वीडियो पहले बना ले। मैंने कहा पापा नहीं, आपने रोटी नहीं खानी, पहले आपने वीडियो बनानी है फिर आपने रोटी खानी है। तो खैर अभी पापा को रोटी शोटी देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जो पापा से हमने उनके बचपन के बारे में पूछा है, और 1K सब्सक्राइबर पे फ़ोन मिलेगा। अच्छा हाँ सच्ची, ये बात भी कर लेते हैं। पापा से मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में देखा होगा, पापा को हमने बोला था कि मैंने न्यू मोबाइल लेना है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि पापा ने मुझे कहा कि 10 दिन मतलब 10 डेज डेली व्लॉगिंग करो, और अगर तुम्हारे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए, 100K चलो 100K भी हो जाएंगे, भी हो ही जाएंगे, बट 1K जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो पापा कौन सा मोबाइल है? 15 Pro Max। ठीक है, 15 Pro Max पापा मुझे लेकर देंगे। अब यही मेरा टारगेट है कि मैं 10 दिन पूरे डेली व्लॉगिंग करूँगी। आई होप मैं कोशिश करूँगी। और वो देखने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे 10 दिन तक जो है ना वो 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए। और अगर ना हुए तो फिर भी आप लेकर दे देंगे। वो फिर नया मोबाइल लेने के बाद खुद ही हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। तो खैर कोशिश ये करेंगे कि 10 दिन तक हो जाए 1K सब्सक्राइबर्स। अगर ना होए ना तो फिर जो है ना हम लोग भी ले लेंगे। तो पापा को थोड़ा मक्खन शक्खन लगा के ना हम ले लेंगे मोबाइल। तो सबसे पहला मोबाइल पापा ने मुझे 11 Pro Max लेके दिया था। पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था मेरी बर्थडे पे। मैं पापा को बोलती हूँ अब मैंने लेना है। तो पापा ने मुझे नहीं बताया कि मैं लेकर आ गई हूँ। पापा ने मुझे उस चीज़ का सरप्राइज़ दिया। फिर पापा मेरे से बहुत टूट गया। पापा ने मुझे XS Max लेके दिया, मेरे से बहुत टूट गया। XS Max जिस दिन पापा ने लेके दिया था, घर आई थी उसी दिन इसने गिरा के दिया था। उसी दिन टूट गया था।
तो फिर ये था कि खैर अब 15 Pro Max आएगा, उसको हम संभाल के रखेंगे। तो खैर पापा से आज हमने किया इंटरव्यू, हमने सोचा पापा से पूछते हैं। उस दिन गाड़ी में पापा से पूछ रही थी तो पापा से मैंने कहा था कि मैंने आपसे एक अलग से इंटरव्यू लूँगी कि मतलब कि पापा से कि उनसे बचपन कैसे गुजरा, ईच एंड एवरीथिंग। पापा से आज हमने इंटरव्यू किया, काफ़ी मज़ा आया पापा से। एंड वाली जो बात थी ना लव मैरिज की पापा मतलब बड़ा मज़ा आया। तो खैर ये आज की हमारी इंटरव्यू की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप लोग के पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप लोग सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं आप लोग को जल्द ही एक नेक्स्ट व्लॉग। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।